नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की बात करेंगे। अब 1986 की पॉलिसी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बीच का एक जो सिनेरियो था वो बता देती हूँ कि 1968 की पॉलिसी के बाद 1977 में क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई और जनता दल आई। ठीक है, जनता दल जो है आपका वो पावर में आ गया। मोरारजी देसाई उस समय पीएम बने और उन्होंने कहा ये जो 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर चल रहा है इसको बदल के हमें क्या कर देना चाहिए, 8+4+3 ये सिस्टम बना दो। तो यहाँ पर से ना ऐसे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन मुश्किल से पूछ ले तो यही पूछ सकता है कि 8+4+3 जो है वो आपका किसने कहा था, उसको एडवोकेट किसने किया था। तो मोरारजी देसाई जी कह रहे थे कि भाई 8+4+3 जो है ये सिस्टम लागू कर दिया जाए 10+2+3 की जगह। ठीक है, अब यहाँ पर जो उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय डॉक्टर प्रताप चंद्र चंदेर थे और उन्होंने उनसे कहा गया कि आप जो है एक शिक्षा नीति इसके बेसिस पे तैयार कीजिए। उन्होंने एक शिक्षा नीति बनाई। अब इससे पहले कि ये शिक्षा नीति लागू हो पाती, ठीक है, 1979 में वो शिक्षा नीति लागू होने ही वाली थी कि गवर्नमेंट फिर चेंज हो गई, कांग्रेस फिर पावर में आ गई और इंदिरा गांधी जी अगेन पीएम बन गई। और जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनी तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फिर से जोर दिया कि नहीं, जो आपका 10+2+3 वाला सिस्टम चल रहा है उसी को चलते रहने दो। अब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, ठीक है, उनकी हत्या हो गई थी 1984 में, जिसके बाद राजीव गांधी जी थे वो पीएम बनाए गए। अब राजीव गांधी जी जो हैं एक यंग पर्सन, ठीक है, वो इंडिया में काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाना चाहते थे और एजुकेशन एक बहुत ही अच्छा जो है आपका माध्यम हो जाता है किसके लिए, अगर आपको चेंज लेकर आना है। तो राजीव गांधी जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर 1984 और उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको री एग्जामिन और रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। भाई उसको पुनर्परीक्षण किया जाए उसका और उसको पुनर्संगठन किया जाए, फिर से देखा जाए कि इसको किस तरीके से आपको रीडिज़ाइन करना है। इसके लिए क्या किया गया, इस बार कोई कमेटी वगैरह कुछ नहीं बनाई गई, इन्होंने एक सर्वे किया। ठीक है, एक सर्वे किया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम उस समय जो भारत में शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो कैसी है। तो उस सर्वे के बेसिस पर जो है इन्होंने एक रिपोर्ट पेश करी थी अगस्त 1985 में, जिसका टाइटल था चैलेंज ऑफ एजुकेशन अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये इसका टाइटल था। ठीक है, हिंदी में भी दिया है, शिक्षा की चुनौती एक नीति परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये आपका एंटाइटल करके, वैसे आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पर ये जो है आपका ये रिपोर्ट जो थी आपकी इस तरीके से पब्लिश की गई 1985 में। और इस डॉक्यूमेंट को ना पब्लिक के सामने रख दिया गया डिबेट के लिए कि इसके ऊपर ना सब लोग अपनी राय दे, डिबेट करें क्या अच्छे पॉइंट्स है क्या खराब पॉइंट्स है। तो इस सर्वे रिपोर्ट के ऊपर सबके पॉइंट्स आए और उसके आधार पर देखिए आपका ऑन द बेसिस ऑफ सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसे बजट सेशन जो था आपका 1986 का उसमें पेश किया गया और इसको आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो डिक्लेयर कर दी गई मई 1986 में। अब ये तो डॉक्यूमेंट होता है, शिक्षा नीति होती है, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए आपका आता है POA। POA का मतलब क्या है, प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन 1986 वाला जो है आपका, इसके अंतर्गत ये बातें होती है कि हम जो शिक्षा नीति में बातें कही गई हैं उसको कैसे धरातल पे उतारेंगे। इसके लगभग 24 पार्ट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन विच अ कंप्लीट प्लान फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन अलॉन्ग विद द पॉलिसीज प्रेजेंटेड। तो पहली ऐसी शिक्षा नीति थी जिसमें एक POA भी बनाया गया था कि किस तरीके से इसको धरातल पे उतारा जाएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। ठीक है, इसके अलावा एट द सेम टाइम सफिशिएंट रिसोर्सेज वर अरेंज फॉर, इसके अलावा संसाधनों का भी जो है प्रबंध यहाँ पर किया गया कि हम इस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से लागू करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये आपका डिवाइडेड है 12 पार्ट्स में और इसके 157 पैराग्राफ्स है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई MCQ बनेगा, बस आपको जानकारी के लिए यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ठीक है, एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, हम मुख्य बातें हम पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट देखिए बहुत बड़े होते हैं शिक्षा नीतियों के, उसमें से जहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है हमें उसी के बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रोल ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। ठीक है, रोल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार और भूमिका। तो इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा जो है ना वो फंडामेंटल है फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। चाहे हम भौतिक विकास की बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक विकास की बात करें, हमारे संपूर्ण विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, शिक्षा। शिक्षा जो है बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा एजुकेशन का एक कल्चरेटिंग रोल है, हमारी संस्कृति को, ठीक है, यह हमें संस्कृताइज करती है एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है,
फिर है डेवलप्स मैन पावर फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमी, चाहे हमारे अर्थव्यवस्था के जितने भी स्तर हो उसके लिए जो ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना है, जो मैन पावर तैयार करना है, वो भी किसके सहायता से हो सकता है, शिक्षा की सहायता से ही हो सकता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इन्होंने कहा शिक्षा क्या है, यूनिक इन्वेस्टमेंट है। ये एमसीक्यू लेक्चरर एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि आपकी 1986 की जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी, उसने एजुकेशन को क्या माना है, तो सही आंसर है उसने उसे एक यूनिक इन्वेस्टमेंट माना है, एक अद्वितीय निवेश है। ये किसमें निवेश है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, आज में। जब आप आज निवेश करोगे तभी तो आपका फ्यूचर निकल के आएगा। आज हम जिन बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं वही तो हमारे देश का भविष्य बनाएंगे। तो ये क्या है, यूनिक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे अगर आपकी कोठारी कमीशन की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने क्या बताया था, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व का जो है विषय है। यहाँ पर कहते हैं एजुकेशन यूनिक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है एक बार क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक फीचर्स देखते हैं 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की। सबसे पहले देखो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी, विकेंद्रीकरण की बात करी। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण मतलब जब एक ही के पास पावर हो, केंद्र से ही सारे जो हैं आपके सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, वही इंप्लीमेंट किए जाएंगे। विकेंद्रीकरण मतलब सेंट्रल पे भी लिए जा सकते हैं, राज्य पे भी लिए जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर है। ठीक है, अपने अपने एरिया को मैनेज करने की, तो ये होता है विकेंद्रीकरण। तो यहाँ देखो नेशनल लेवल पर ये बात कर रहे हैं कि एक इंडियन एजुकेशन सर्विस बना दो, स्टेट लेवल पर एक स्टेट एजुकेशन सर्विस बना दो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन बोर्ड बना दो। ठीक है, ताकि हाँ शिक्षा आसानी से क्या की जाए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो पाए। इसके अलावा सफिशिएंट रिसोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी 6% जो बजट का है वो शिक्षा पर आपको व्यय करना चाहिए, इसकी भी बात ये करते हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। अब देखो पैटर्न कौन सा लागू करने की बात की, वही आपका 1968 में भी जो बात की गई थी। देखो अगर हम बात करें ना 1968 और 1986 की पॉलिसी, खाली यहाँ पर ये चेंज है और पॉइंट्स भी ना बहुत हद तक सेम है, कुछ ही नई चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तरीका क्या था ना, इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा अंतर था, चीज़ें वहाँ भी वही कही गई थी, यहाँ भी यही कही गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा अंतर था। ये बहुत ज़्यादा धरातल पे उतारने वाली एक शिक्षा नीति थी। चलो अब ये देखते हैं इसमें फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए क्या कहा गया कि फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए तो क्या होंगे, कॉमन होंगे होल कंट्री में। वहीं कोर करिकुलम की बात कि एक कोर करिकुलम बनाया जाए जो पूरे कंट्री के लिए सामान्य पाठ्यक्रम होगा, और ये डिज़ाइन कौन करता है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो 10+2+3 पैटर्न जो है पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया, और फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए क्या होगा, सबके लिए पाठ्यक्रम समान होगा। ठीक है, एक कोर करिकुलम। +2 स्टेज पे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा कि वो आगे विश्वविद्यालय शिक्षा की ओर बढ़ें। टैलेंटेड स्टूडेंट जो है +2 लेवल यानी क्लास 11th और 12th लेवल पर जो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा, और बाकी सब लोगों को क्या दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, क्या दिया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा, और बाकी उनके हिसाब से, ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जिस चीज़ में उनकी रुचि हो उसके हिसाब से उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाए। +3 स्टेज जो है आपकी, यानी जो ग्रेजुएशन वाले ईयर्स होते हैं उसमें आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, किसके लिए, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द कंट्री, एंड एट द सेम टाइम एजुकेशन ऑफ मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी विल बी ऑर्गेनाइज थ्रू द डिमांड ऑफ सोसाइटी विल बी फुलफिल्ड। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपको किस तरह की चीज़ें सिखाई जाएंगी जो क्या हो, जो देश के लिए हितकारी हो। हम क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को भी संभाल के रखना है और साथ ही साथ मॉडर्न भी बनना है, नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाना है, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। साथ ही साथ अलग अलग फील्ड जो है आपके मेडिकल, लॉ, एग्रीकल्चर, इनके लिए भी जो है इस स्तर पे भी ऑर्गेनाइजेशन हो आपका एजुकेशन का, ताकि सभी बच्चे जो हैं इन पे भी आपका जो इनके रिलेटेड एजुकेशन भी अचीव कर सकें। अब देखो ये आपका हिंदी में भी दिया है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन एट द डिफरेंट लेवल्स विल बी रीऑर्गेनाइज। हर स्तर पे इन्होंने क्या कहा कि जो आपका शिक्षा है उसका पुनर्संगठन करने की ज़रूरत है, चाहे हम प्री प्राइमरी लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल पे बात करें, सेकेंडरी लेवल पे बात करें। ठीक है, तो ये रिफॉर्मेशन जो है करिकुलम में किस तरीके से, एक तो हमें पाठ्यक्रम में पूरी तरीके से रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, साथ ही साथ हमें मानक यानी स्टैंडर्ड ऊंचे करने की ज़रूरत है। जो अभी हमारी शिक्षा चल रही है उसके स्टैंडर्ड्स लो हैं, हमें उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम शिक्षा में और अच्छा कर पाएंगे, और हर लेवल पे इन्हें चेंजेस लाने। सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ एंड द एजुकेशन ऑफ साइंस, मैथ्स एंड कंप्यूटर एक्सेट्रा हैज़ बीन एम्फेसाइज। इसके अलावा जो हमारी सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनको तो हमें समेटना ही है, सहेजना ही है। साथ ही साथ
शिक्षा आपकी साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर की भी हमको देनी है, ठीक है, ताकि हम मॉडर्न जो आपका वर्ल्ड है जो चल रहा है उसके साथ भी हम कदम से कदम मिलाकर चल सकें। अब प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात देखो करते हैं। जब प्री प्राइमरी एजुकेशन आपकी कौन सी होती है, जो आंगनवाड़ीज़ वगैरह में होती है ना, जब बच्चा जो आपकी स्कूलिंग होता है, मेन स्ट्रीम की जो स्कूलिंग है उससे पहले जो शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है वो आपका प्री प्राइमरी में आ जाएगा। तो यहाँ पर अटेंशन किस पे देना है, बच्चे की फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल डेवलपमेंट पर, ठीक है। इसके लिए उन्हें फूड, क्लोथिंग, हाइजीन, इन सब चीज़ों के लिए सुविधाएं प्रदान करनी है। आपको पता ही होगा आंगनवाड़ी में बहुत सारा अनाज वगैरह दिया जाता है, इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं, जो वैक्सीन्स होती है वो सब प्रॉपर वहाँ पे दिया जाता है। तो ये सब की जो व्यवस्था है सरकार करती है, इसके लिए प्री प्राइमरी स्तर पर जो आपके 6 वर्ष से नीचे के बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर प्ले वे मेथड जो है, अगर आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, खेल विधि द्वारा यहाँ पर आपको बच्चों को पढ़ाना है। द गोल ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विल बी अचीव्ड एज सून एज पॉसिबल। अब इन्होंने कहा कि भाई ये जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो हमें प्रदान करनी है, इसका जो लक्ष्य इन्होंने रखा है, ठीक है, पहले इन्होंने रखा था कि 1995 तक इनको अचीव कर लेंगे। तो 1995 तक अचीव करने की जो बात इन्होंने कही थी, किसके द्वारा करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली शिक्षा नीति से क्वेश्चन अगर बनता है, इस पे एमसीक्यू आपका बनने के बहुत चांसेस हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था क्या, प्राइमरी स्कूल्स खोले जाने थे और उन प्राइमरी स्कूल्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट से क्या रखी गई थी, ये एक ऐसा प्रोग्राम था जहाँ पे एक कॉन्क्रीट बिल्डिंग होनी चाहिए जिसमें मिनिमम 2 क्लासेस होनी चाहिए, 2 क्लासरूम्स होंगी, ठीक है, 2 यहाँ पर टीचर ज़रूर होंगे और जिसमें से एक टीचर जो होनी चाहिए वो फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, यानी 2 में से एक क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कहा 1 वरांदा, 2 टॉयलेट, 2 टीचर्स हो गए, हमने बात कर ली इसकी। ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, मैप, साइंस किट वगैरह जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों को पढ़ाते वक्त, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स किट, ये सब होने चाहिए उस प्राइमरी स्कूल में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या किया गया, इन्होंने कहा प्राइमरी स्कूल्स खोले जाने जिनमें ये मिनिमम सुविधाएँ ज़रूर होनी चाहिए। फिर देखिए इन्होंने कहा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस फॉर्मल सिस्टम में एंटर नहीं कर पाते, वो वजह कुछ भी हो सकती है, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, जो निरौपचारिक शिक्षा होती है उसकी व्यवस्था की जाए। फिर देखिए सेकेंडरी एजुकेशन को भी रीऑर्गेनाइज करने की बात की और सेकेंडरी एजुकेशन पर भी इन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है उसे अप्लाई करो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वहाँ भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा ये बात करते हैं नवोदय विद्यालय की। अगेन एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपका बन सकता है वो आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि 1986 की पॉलिसी से क्या क्या चीज़ें निकल के आई, एक तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरा आपका एनवीज नवोदय विद्यालय, तीसरा आ जाएगा अभी डाइट, अभी डाइट को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है जो 1986 की पॉलिसी की ही देन है, ठीक है। अब नवोदय विद्यालय क्या है, पेस सेटिंग स्कूल्स कहा जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेस सेटिंग स्कूल किसे कहा जाता है, नवोदय विद्यालय स्कूल। ये क्या है, इस्टेब्लिश किए जाते हैं एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ये मॉडल है किसी भी अन्य विद्यालय के लिए, एक तरीके का मॉडल स्कूल है। यहाँ पर किन्हें रखा जाता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जो रूरल या ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाया जाता है, यानी आवासीय विद्यालय हैं ये, जहाँ पर बच्चों का जो है रहना, खाना पीना वगैरह सब जो है फ्री हो जाता है, बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ एक एग्ज़ाम लिया जाता है। क्लास 6 से यहाँ पर एडमिशन होगा, यहाँ एक एग्ज़ाम लिया जाता है, अगर बच्चा बहुत होशियार है तो उसको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। फिर देखिए एट +2 स्टेज अलॉन्ग विद जनरल एजुकेशन रीजन स्पेसिफिक वोकेशनल एजुकेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड एटलीस्ट फॉर 25% चिल्ड्रन अप टू 1995। तो +2 लेवल पर यानी क्लास 11-12 में ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल एजुकेशन चल रही है उसके साथ साथ भाई क्षेत्र के अनुसार जो वोकेशन वहाँ पे चलता है, जो व्यवसाय वहाँ पे चलता है, उसकी एजुकेशन उन्हें वहाँ दी जाए। कम से कम 25% बच्चों को ये एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन देनी चाहिए। कब तक, आपका 1995 तक ये चीज़ें अचीव करने की बात की गई। माध्यमिक शिक्षा, जैसा कि हमने अभी इंग्लिश में जो पढ़ा वही आपका हिंदी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि इसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा। इसको बढ़ाने के लिए क्या है, आपके पास स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तो हैं ही, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर, UGC विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने कहा जो आपका UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, उसको जिम्मेदारी दी गई कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लेकर आए और ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश की जाएंगी, ताकि मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें।
टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी रिफॉर्मेशन की बात की गई, और इसके लिए यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो किसे दी गई, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू फिक्स द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेप सेट करना, उन्हें रेज करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना, ये सब AICTE का काम है। एग्जामिनेशन सिस्टम में देखो इन्होंने क्या कहा कि एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम जो है भाई उसमें थोड़ा बहुत मानकों को उठाने की ज़रूरत है, अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। तो वो कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो इवैल्यूएशन को कंटिन्यूस प्रोसेस बनाओ, ठीक है, एक सतत प्रक्रिया बनाओ। फिर इसके बाद इंटरनल इवैल्यूएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि जो साल भर आपको पढ़ा रहा है वो ज़्यादा अच्छे से जानता है ना, बजाय इसके कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आए वो आपका एक दिन बस खाली वाइवा लेके आपको मार्क्स देके चला जाए। फिर देखिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस को अगर लेना भी है तो उन्हें थोड़ा रिलायबल और वैलिड बनाया जाए, ठीक है, उन्हें वैध बनाया जाए, उन्हें विश्वसनीय बनाया जाए। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट पेपर जो है और इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट्स, इसको ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बायसनेस नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठता इसमें हो। और ग्रेडिंग सिस्टम को लागू करने की बात की है इन प्लेस ऑफ डिवीजन सिस्टम। अब देखो स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर्स और टीचर ट्रेनिंग के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये स्टैंडर्ड मानक ये उठाने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो वो कैसे आएगा? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट्स ओपन करने की बात की गई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, एक एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे बना दो। और यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स को, वैसे सेकेंडरी टीचर्स को भी दी जाती है, लेकिन बेसिकली उस समय क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस है तो यहाँ प्राइमरी टीचर्स के लिखा है कि प्राइमरी टीचर्स को यहाँ पर प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग्स जो है प्रोवाइड की जाएंगी। पे स्केल्स की बात की गई कि पे स्केल्स और सर्विस कंडीशन, जो सेवा शर्तें होती हैं और जो इनकी आय वगैरह है, जो इनकी सैलरीज है, उसको हमें सुधारना चाहिए। सेम पे सेम वर्क के लिए, मतलब समान काम के लिए समान वेतन, ये पूरे भारत में, पूरी कंट्री में लागू करने की बात की गई। इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग को चेंज किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा। हायर स्टैंडर्ड सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। अब इन्होंने कहा जो आपके सीनियर सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको CTEs बना दो, ठीक है, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन बना दो। सम वेरी हाई स्टैंडर्ड टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस विल बी रेज टू द स्टेटस ऑफ IASE। जो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उनको आप IASE बना दो, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन। और ये जो इंस्टीट्यूट्स बनाए जा रहे हैं इनको कंट्रोल कौन करेगा? NCTE। इसके अलावा ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन की बात की गई। इन्होंने कहा इग्नू जो है उसके प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जाएगा और इसी के बेसिस पे अन्य यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी। रूरल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं और ध्यान रखेंगे ग्रामीण विश्वविद्यालयों की जब भी हम बात करते हैं इसे आप किससे जोड़ेंगे? ग्रामीण विश्वविद्यालय आपका गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन भी जो है आपका किस पर बेस्ड है? गांधी जी की बेसिक एजुकेशन बेस्ड है। और रूरल आपके विश्वविद्यालय भी गांधी जी कहीं ना कहीं इसको एडवोकेट करते थे। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स बनाए जाने की बात की है ताकि ये क्या कर सके? रूरल यूनिवर्सिटीज़ को मैनेज कर सके। फिर देखिए डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब्स एंड मैन पावर प्लानिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा ना कि हर किसी जॉब को पाने के लिए आपके पास कोई कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये वाली चीज़ जो है इसको हटा दिया जाए कि हर कोई डिग्री से इसलिए भरा है ताकि उसको वो पर्टिकुलर जॉब मिल जाए। जॉब में आने के लिए आपको किसी और तरीके से जज किया जाएगा, आपसे डिग्री नहीं मांगी जाएगी। आप कितने सूटेबल हैं ये किसी अन्य एग्ज़ाम से देखा जाए, ना कि आपके 3 साल की डिग्री से, ठीक है। इसीलिए इसमें लिखा है कि डिग्री और जॉब को डी लिंक किया है, उन दोनों को इन्होंने क्या है तोड़ा है, उनके बीच में जो लिंक है। यूनिवर्सिटी डिग्री नीड नॉट बी नेसेसरी क्वालिफिकेशन फॉर जॉब, यानी विश्वविद्यालय से मिली हुई डिग्री आपकी कोई ऐसी ज़रूरी क्वालिफिकेशन नहीं होगी, ऐसा कोई आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी जिसके बेसिस पर ही आपको जॉब मिले। लेकिन ये किन कोर्सेज पे अप्लाई नहीं हो सकती? इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, टीचिंग, इन क्षेत्रों में ये अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर आपको डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। इसके अलावा सूटेबिलिटी देखने के लिए कि किस जॉब के लिए आप परफेक्ट हैं, नेशनल टेस्टिंग सर्विस बनाने की बात की गई है, जो आपके लिए क्या करेगा? आपके लिए नॉर्म्स तय करेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है किसी जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को एक्सटेंड करने की बात की गई है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात की। कंटिन्यूइंग एजुकेशन क्या होता है? देखो अडल्ट एजुकेशन में तो आपके 35 से 50 एज के जो लोग होते हैं उनको लिया जाता है, जिनको हम क्या करते हैं? प्रौढ़ शिक्षा देते हैं। अब क्या
क्या होता है ना, ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर अडल्ट लोग जो होते हैं, अब ये इनको आपने थोड़े बहुत समय के लिए शिक्षा दी, आप ये साक्षर भी हो गए, लेकिन अपने काम में ये थोड़े समय बाद चीज़ों को भूल जाते। तो इनको निरंतर सिखाए रखने के लिए कि मतलब ये चीज़ें भूले नहीं, उसके लिए उन्हें कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। समय समय पर इनको ऐसे कोर्सेज देने पड़ते हैं जिससे कि ये अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसे भूले नहीं। फिर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके मास कम्युनिकेशन के बेसिस पर हम क्या करेंगे, मास कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए हम शिक्षा को सब तरफ पहुँचाएंगे। ठीक है, जैसे आपके रेडियो हो गए, टेलीविज़न हो गए, वहाँ पर एजुकेशनल प्रोग्राम जो चलते हैं वो एक मास कम्युनिकेशन का सोर्स है। उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोग हम जगहों तक भी पहुँच सकते हैं, ऐसे लोगों तक भी पहुँच सकते हैं जो आपकी फॉर्मल एजुकेशन है उस तक उनकी पहुँच नहीं है। फिर देखिए एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल बी मेड इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो आपका शिक्षा का संगठन है कि किस तरीके से शिक्षा जो है वो आपकी एडमिनिस्टर की जाए, उसको कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। भाई टीचर को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, टीचर जो है कार्य करने के लिए अकाउंटेबल है कि ये शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो ढंग से चले। तो टीचर को उसकी जिम्मेदारियाँ याद दिलाई जाएँ। ठीक है, टीचर को अकाउंटेबल ठहराया, जिम्मेदार ठहराया जाए और यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी उनकी ड्यूटीज़ से अवगत कराया जाए। इसके अलावा एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL की बात करते हैं कि हर लेवल ऑफ एजुकेशन के लिए MLL तय कर दो, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग के मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर ली, अब इसके बाद तुम्हें इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, आजकल हम क्या देखते हैं, बच्चा 6 में पहुंच गया लेकिन उसे अपना नाम लिखना नहीं आता, तो ये क्या है, वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को भी जो है प्राप्त नहीं कर पाया। तो हर लेवल के लिए इन्होंने कहा एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है सेट कर देनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको इतना आता हो। फिर देखिए कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएंगे इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब सब तक शिक्षा की पहुँच हो उसके लिए यहाँ पर ज़रूरी कदम उठाने की ज़रूरत है। अब इक्वलिटी जब हम शिक्षा के क्षेत्र में लाना चाहते हैं तो हम किन लोगों की बात कर रहे हैं, हम डिसएडवांटेज लोगों की बात कर रहे हैं, विमेन की बात कर रहे हैं, यानी गर्ल चाइल्ड की बात कर रहे हैं, SCs STs की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुअर BPL लोगों की बात कर रहे हैं, ये आपके क्या है डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वर्क एक्सपीरियंस, इसके अलावा इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस की बात की, पॉपुलेशन एजुकेशन, योगा को इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात की। इन्होंने कहा कि योगा को सभी स्कूलों में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को इवैल्यूएशन में इंक्लूड कर देना चाहिए। भाई मूल्यांकन करना है तो उसका भी करो कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन का भी होगा, और NCC NSS को भी लाने की इन्होंने बात की। अब देखो ये तो हमारे खत्म हुए 1986 के एजुकेशन पॉलिसी के जितने भी पॉइंट्स थे। अब देखिए दो कमिटीज़ बनी, पहली बनी आपकी राम मूर्ति रिव्यू कमेटी। ठीक है, राम मूर्ति रिव्यू कमेटी जो आपकी बनी थी 1989 में, यहाँ पर क्या हुआ था ना, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, और जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो नेशनल फ्रंट जो है वो फोर्स में आई और प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह। इन्होंने क्या कहा कि एक कमेटी इन्होंने अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री राम मूर्ति, और इन्होंने कहा जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है उसको तुम क्या करो, रिव्यू करो। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट टुवर्ड्स एन एनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी के नाम से पेश करी थी आपकी 26 दिसंबर 1990 में। ठीक है, फिर दूसरी एक और कमेटी आपकी आई थी जनार्दन रेड्डी कमेटी, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है फॉर्म करी थी न्यू कमेटी। ये देख रही थी कि 1986 की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो धरातल पे उतारी जा रही है, उसके ऊपर इन्हें रिव्यू करना था। चेयरमैन थे श्री जनार्दन रेड्डी। तो 1992 में ये कमेटी बनी। तो दो कमिटीज़ बस याद रखिएगा कि ये दो कमिटीज़ हैं जो आपकी इस जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करती है। अब इनके जो बेसिस पर यहाँ पर आपकी जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज़ किया गया था, और रिवाइज पॉलिसी जो है आपकी रिवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992 में आई। ठीक है, अब देखो कुछ अमेंडमेंट्स यहाँ पर लाए गए थे, हालांकि अमेंडमेंट इतने ज़्यादा नहीं थे कि उनके लिए पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए, तो उसको इसी के साथ इंक्लूड करके पढ़ लिया जाता है। अब वो मॉडिफिकेशंस हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसी ईयर में प्लान ऑफ एक्शन मैंने बताया था 1986 का आया था, ऐसे ही 1992 का भी प्लान ऑफ एक्शन आया था जिसमें 23 पार्ट थे, 1986 वाले में 24 थे। अब देखो इसमें क्या क्या बात की गई। इन्होंने कहा कि भाई 6% नहीं, 6% से ज़्यादा बजट का जो आप पोर्शन है वो नेशनल इनकम का जो पोर्शन है वो आप एजुकेशन पे खर्च कीजिए। फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में इन्होंने कहा कि जो POA 1986 है वो ये कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल्स जो हैं वो आपके जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका वो प्राइमरी स्कूल्स तक ही सीमित था, लेकिन इसे अपर प्राइमरी तक एक्सटेंड करने की बात इन्होंने करी कि अपर प्राइमरी लेवल पे 6 to 8 वाले पे भी इसको ले आओ। फिर 1986 का जो प्लान था उसमें आपके जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत प्राइमरी स्कूल खोले जाने थे उसमें 2 रूम्स और आपके
2 टीचर्स होने थे, इसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया कि भाई कम से कम 3 यहाँ पर रूम्स हो और 3 टीचर्स हो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक प्लान रखो कि प्राइमरी स्कूल्स पहले जो आपके डिस्टेंस दिया गया था वो आपका था इससे ज़्यादा था, अब आपका हो गया 1 किलोमीटर। प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में खुला होना चाहिए और सीनियर प्राइमरी स्कूल 2 से 3, पहले ये इससे ज़्यादा किलोमीटर के दायरे में खोले जाने थे। फिर टीचर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे प्राइमरी स्कूल्स में फीमेल्स, उसमें 50% जो है वो फीमेल्स होनी चाहिए, ठीक है। और गोल ऑफ फ्री एजुकेशन, जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, वो 95 में पहले अचीव करने की बात की गई थी, जिसको इन्होंने कहा कि नहीं, अब इसे बढ़ा के एक्सटेंड किया गया, 2000 तक हम इसे अचीव करेंगे, साल 2000 तक। ये आपकी हिंदी में भी दी हुई है। इसके अलावा देखिए बात की गई है कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेसी प्रोग्राम के ऊपर, इन्होंने ज़्यादा जोर देने की बात की। मतलब लिटरेसी, साक्षरता जो आपका प्रोग्राम है, नेशनल लिटरेसी मिशन चल रहा था ना, NLM, नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है। तो इस मिशन में इन्होंने कहा इसे और ज़्यादा बृहद कर दो, इसे और ज़्यादा व्यापक कर दो। +2 लेवल पे क्लास 11 और 12 जो है इसे स्कूल एजुकेशन का हिस्सा बनाने की बात की गई, इसे स्कूल एजुकेशन में ही जोड़ दिया जाए, क्लास 1 से 12 तक पूरा एक स्कूल एजुकेशन लिया जाए। वोकेशनल एजुकेशन की जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा वोकेशनल एजुकेशन जॉइंट काउंसिल का निर्माण किया जाए, इसे बनाया जाए ताकि ये वोकेशनल एजुकेशन को कंस्ट्रक्ट कर सके, उसमें गाइडेंस दे सके और उसके करिकुलम वगैरह को डिज़ाइन कर सके। और नेशनल इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म की जाएगी ताकि एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्मेशंस लाई जा सके। तो ये जो है आपकी 1992 की जो पॉलिसी थी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स जो करी गई थी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली। तो ये थी आपकी 86 की पॉलिसी, और जो रिवाइज्ड आपकी 1992 की पॉलिसी है उसको भी हमने यहाँ पर चेक किया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।